और नेक्स्ट टॉपिक इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस यूनिट के स्टार्ट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके बाद जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की थी। ये दोनों टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का टॉपिक है ये भी रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन कौन सी है? इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी के अंदर ही लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट कर रही होगी और वो टोटली रिफ्लेक्ट कर रही होगी। वो रिफ्लेक्शन टोटली इनसाइड द ऑब्जेक्ट होगी या मिरर नहीं, प्रिज्म होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जाए उसके साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करता रहता है। इसी को हम एक सिमुलेशन में देखते हैं। ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है। ये एक मीडियम है जो वाइट कलर से शो हो रहा है। इसका कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ये एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद ये नीचे दूसरे कलर में एक सेकंड मीडियम है। ये इंसिडेंट रे है जो लाइट सोर्स से आ रही है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पॉइंट पे आके ये स्ट्राइक कर रही है सेकंड मीडियम की सरफेस को और ये इस सरफेस का नॉर्मल है जो डॉटेड लाइन से शो किया गया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो यहाँ पे शो किया गया। इस टाइम पे 66.3 डिग्री है। इस सरफेस को टच करने के बाद ये लाइट रे रिफ्रैक्ट कर गई है, ट्रांसमिट कर गई है, पास आउट कर गई है इस सेकंड सरफेस से। इसका पाथ डेविएट कर गया। इसकी एक्चुअल पोजीशन ये होनी चाहिए थी, ये स्ट्रेट लाइन में जाता, लेकिन हमने ये पढ़ लिया है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है तो वो बेंड कर जाती है, अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। इसी को अगर हम देखें, हमने भी डिस्कशन की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा। ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 66.3 है और रिफ्रैक्शन 37.62 है। मैं इसको इंक्रीज़ करूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ हो गया, 78.8 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ कर गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज़ करने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशन। ये यहाँ तक की डिस्कशन हम कर चुके हैं। अभी एक और चीज़ है जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी लाइट रेज हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिफ्रैक्शन हमें शो हो रही है तो सिर्फ रिफ्रैक्शन ही हो रही है। यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो लाइट रेज का रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा, रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा। यहाँ पे परसेंटेज ये दी हुई है कि इस टाइम पे जो परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड है इस सेकंड मीडियम से जो लाइट ट्रांसमिट कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, वो 95.69% है। इट मीन्स कि ज़्यादातर लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है और थोड़ी सी रिफ्लेक्ट कर रही है। मैंने रिफ्लेक्टेड रे अभी शो नहीं की हुई थी, अभी मैं आपको शो करा देता हूँ। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है जो थोड़ा सा पोर्शन है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, बाउंस बैक कर रही है उसी मीडियम में। इस टाइम पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो हम इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस निचले मटेरियल का। N1 लेस है, इसकी वैल्यू 1 है, लेट्स इट्स एयर, और N2 ये ग्रेटर है, इसकी वैल्यू 1.5 है। हमने ये भी पढ़ा है कि अगर लाइट रे एक डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में ट्रेवल करे तो वहाँ पे भी वेवलेंथ चेंज हो जाती है या स्पीड चेंज हो जाती है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दें और अभी की जो हमारी डिस्कशन हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है,
थिक मीडियम से थिन मीडियम में आ रही है। यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये मीडियम हमने करना है थिक, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, और जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। नाउ N1 इज़ 1.76, ये थिक मीडियम हो गया, और N2 इज़ 1.38, ये रेयर मीडियम हो गया। ये हमारी इस टॉपिक से डिस्कशन स्टार्ट होगी। पहली अजम्पशन हमारी ये है, और हम इसी की बेस पे सारा डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में है, और जो आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, वो हमारा रेयर मीडियम है। अब होगा क्या कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएं, तो ये भी हमने पढ़ा है कि लाइट रे जैसे जैसे बेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, एक स्पेसिफिक एंगल आएगा। अभी आप देखें कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो है वो हो रही है ज़्यादा, इट्स 83.74% और रिफ्लेक्शन है 16.26%। आहिस्ता आहिस्ता मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज करूँ तो रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं रही। ये लाइट रे यहाँ से जो रिफ्रैक्ट कर रही थी इस मीडियम में, ये रिफ्रैक्शन नहीं रही, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे। इंक्रीज करते करते एक टाइम आएगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस रे जो आ रही है वो किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे इस रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री बना देगी विद नॉर्मल। और उसके बाद क्या होगा, अगर हम उस एंगल से इंसिडेंस रे को इंक्रीज कर दें, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाए उस एंगल से, तो हमारी तमाम जो रे है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कोई पोर्शन रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा एंगल जिस पे ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री का एंगल बना ले नॉर्मल के साथ, दैट एंगल इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज़ कर दें तो हमारी सारी की सारी रे जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी उसी मीडियम के अंदर, कोई पोर्शन रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये 60 को क्रॉस किया इसने, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, रिफ्रैक्टेड रे हमें नज़र नहीं आ रही। साइड पे अगर हम परसेंटेज भी देखें तो परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इज़ 100%, सारी की सारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, या हम कहें इसको रिफ्रैक्टेड, 0% ट्रांसमिशन है। सेकंड मीडियम में कोई लाइट रे नहीं जा रही, सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में आ गई है। ये टोटली रिफ्लेक्ट कर गई है, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई है। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारा इंसिडेंस रे वाला जो मीडियम है वो डेंसर होना चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द सेकंड मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तब हम अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस एंगल इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी सारी की सारी लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये फिगर में हमें एक लाइट रे, एक सोर्स लाइट का नज़र आ रहा है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करते गए, ये सारी की पहले लाइट रे जो है रिफ्रैक्ट भी कर रही थी, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करता गया तो सारी लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर गई है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। इसी को अगर हम एक सेकंड फिगर में एक्सप्लेन करना चाहें तो पहले हमारी ये इंसिडेंस रे है, और इसका यहाँ पर नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इसी तरह जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ किया, ये एंगल हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ कर गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने फर्दर इंक्रीज़ किया, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन फर्दर इंक्रीज़ कर गया। एक स्पेसिफिक एंगल पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उन सब से ज़्यादा है जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस एंगल के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे ये जो रिफ्रैक्ट कर रही थी इसका एंगल नॉर्मल के साथ 90 डिग्री हो गया। अब इस एंगल की वैल्यू लेट्स अगर ये 42 डिग्री है तो ये 42 डिग्री विल बी कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मटेरियल। ये क्रिटिकल एंगल है कि जिस पे रिफ्रैक्टेड रे ने 90 डिग्री एंगल बना लिया। अब अगर हम इस क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस रे का एंगल इंक्रीज़ कर दें, ये एंगल हम 43 कर दें, 45 कर दें, 42 से थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करेंगे तो सारी की सारी लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी और अब इसके साथ ये एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ। इस एंगल की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। अगर ये 42 डिग्री पे 90 डिग्री एंगल हमें मिला रिफ्रैक्टेड रे का, तो जैसे ही हमने 42 डिग्री से वैल्यू इंक्रीज़ की है, 43 भी कर दी है या पॉइंट्स में भी इंक्रीज़ कर दी है, तो अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, ये लाइट रे ट्रांसमिट नहीं हो रही, ये लाइट रे उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर गई है। जिस एंगल पे ये 90 डिग्री ऑब्टेन हुआ था इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। A ray of light from air is incident on a liquid surface। एक लिक्विड सरफेस पे एयर से लाइट आके स्ट्राइक कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। If the refractive index of the liquid is 1.25, liquid का refractive index है 1.25। Also calculate the critical angle between the liquid air interface, और इसके साथ साथ हमने critical angle भी find out करना है। इसको अगर थीटा के साथ भी रिप्रेजेंट कर दें तो तब भी ठीक है। We know the formula using Snell's law, n is equal to sine I over sine r, and we have to find r. Sine r will be equal to sine I over n sine 35 degree divided by 1.25 it is 0.458, and to find r we will take the sine inverse. Sine inverse of 0.458 will be 27.3 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है 27.31 डिग्री। Now we have to find the critical angle। सेम फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। क्रिटिकल एंगल पे, क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है जिस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। इट मीन्स जो r है इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो n इज इक्वल टू साइन आई ओवर sine 90 degree, and we know sine 90 is 1, sine I over 1 it is equal to sine I। फाइंड हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस करना है और साइन I will be equal to n, और I
आप इस स्टेप को भी पहले कर लें, वैल्यू पुट कर लें। साइन आई इज़ इक्वल टू 1.25, we have to find I, it will be equal to sine inverse of 1.25. no, यहाँ पे मिस्टेक है, जस्ट वेट। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो उस टाइम पे हमारे पास जो ये फार्मूला बनता है स्नेल्स लॉ का, वो इसका रिवर्स हो जाता है। वी कैन राइट इट एज n इज़ इक्वल टू साइन r ओवर साइन i। जिस टाइम पे डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में लाइट रे जा रही हो तो हमारे पास स्नेल्स लॉ होता है n इज़ इक्वल टू साइन r ओवर साइन i। अब हम वैल्यू पुट करें तो इट विल बी इक्वल टू साइन 90 ओवर साइन i, and sin 90 is 1, it is 1 over sin I, and sin I will be equal to 1 over n, 1 over 1.25, and 1 over 1.25 is 0.8. So I is equal to sine inverse of 0.8. It is 53.13 डिग्री। 53.13 डिग्री पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। हमारा क्रिटिकल एंगल 53.13 डिग्री है। इसी टॉपिक को टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें तो ये डिटेल है सारी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इंटर्स इनटू अ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से अवे मूव करना शुरू कर देती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। एक स्पेसिफिक एंगल पे द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। The angle of incidence that causes the refracted ray in the rare medium to bend through 90 degree is called the critical angle. ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्टेड रे का एंगल रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल। अब इस क्रिटिकल एंगल से अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएं, रिफ्रैक्शन कोई भी नहीं होगी, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी उसी डेंसर मीडियम में। दिस इज़ नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट साइड पे फिगर में भी यही एक्सप्लेन हुआ है कि अभी इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की कोई वैल्यू है, हमने फर्दर अब इसको इंक्रीज़ किया। यहाँ पे ऑल दो इतना शो नहीं हो रहा इंक्रीज़ होता हुआ, लेकिन ये इंक्रीज़ करने पे रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद नॉर्मल। जब फर्दर हमने उस क्रिटिकल एंगल से ये वैल्यू इंसिडेंस एंगल की इंक्रीज़ कर दी, उस टाइम पे कोई भी लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, सारी की सारी लाइट जो है सेम मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट कर गई है। इसकी एप्लीकेशन किधर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, हमारे पास प्रिज्म है जो लाइट रेज को टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और यही प्रिज्म यूज़ होते हैं हमारे अक्सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जस्ट लाइक पेरिस्कोप, बाइनोक्लियर्स, इन तमाम डिवाइसेस में ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज़ हो रहे हैं। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ राइट एंगल प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये 90 डिग्री और 180 डिग्री पे लाइट रे को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये प्रिज्म यूज़ हो रहा है। सच एज कैमराज, बाइनोक्यूलर्स, पेरिस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन इंस्ट्रूमेंट्स में यही प्रिज्म यूज़ हो रहा है। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट एंगल प्रिज्म इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल प्रिज्म कौन सा होगा? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल इसका 90 डिग्री है प्रिज्म का। When a ray of light strikes the face of prism perpendicularly, ये इस प्रिज्म का फेस है और ये हमारी इंसिडेंट रे है। जब रे ऑफ लाइट
इस फेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे उस टाइम पे क्या होता है, इट इंटर्स द प्रिज्म विदाउट डेविएशन। ये डेविएट किए बगैर इस प्रिज्म में लाइट रे इंटर कर जाती है। यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन और लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई सेम मीडियम में, सारी की सारी लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर गई है और डेविएट भी बिल्कुल नहीं हुई, जिस लाइन में आ रही थी उसी लाइन में वो आगे ट्रांसमिट हो गई है। अब इसने जो फेस इसके सामने आया है ये हाइपोटेन्यूज़ है। अगर हम इस प्रिज्म को लें, इस हाइपोटेन्यूज़ को जब ये लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो नॉर्मल के साथ ये एंगल 45 डिग्री बनाएगी। 45 डिग्री कैसे बनाएगी इसको हम अभी देखते हैं बोर्ड पे। ये हमारी इंसिडेंट रे है ए और इसने ये इंटर हुई है प्रिज्म के अंदर इस परपेंडिकुलर सरफेस से, फेस से, और आके इसने टच किया हाइपोटेन्यूज़ को। तो इस सरफेस को जिस पे आके इसने टच किया, अगर इसका नॉर्मल हम ड्रा करें तो ये इसका नॉर्मल बनेगा। तो इंसिडेंस एंगल जो है ये 45 डिग्री बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी 45 डिग्री बन रहा है। नॉर्मल के साथ ये दोनों एंगल मेजर किए जाते हैं। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है और इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 45 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि ये लाइट रे अभी जो इंटर हो रही है या स्ट्राइक कर रही है इस फेस को आके, वो अपने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो तो सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है। वही फिनोमिना हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं कि जो लाइट रे आई थी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, इसलिए सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर गई है उसी मीडियम के अंदर। ये बी रे थी लाइट रे, ये भी जब आके इसने स्ट्राइक किया इस फेस को, हाइपोटेन्यूज़ को, तो ये भी सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यहाँ पे नज़र आ रहा है। Since the angle of incidence 45 degree is greater than the critical angle of the glass which is 42 degree, the light is totally reflected by the prism through an angle of 90 degree. 90 डिग्री पे अगर हम टोटल एंगल मेजर करें तो 90 डिग्री पे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई है। ऐसे ही दो प्रिज्म यूज़ होते हैं पेरिस्कोप में, एक ये प्रिज्म यूज़ हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला और दूसरा ये प्रिज्म है। यहाँ से लाइट रे आ रही है, इधर से 90 डिग्री पे ये बेंड हो गई है, यहाँ पे आके इधर स्ट्राइक किया, यहाँ से भी 90 डिग्री पे बेंड हो गई है। तो इस साइड पे जो भी ऑब्जर्वर है वो यहाँ का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। पेरिस्कोप इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, टू सी द हिडन ऑब्जेक्ट्स। जैसे सबमरीन्स में भी ये पेरिस्कोप का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि ऊपर वाली साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हम उनको देखना चाहें या किसी भी जगह से हाइड हो के कोई ऑब्जेक्ट हम देखना चाह रहे हैं, तो इस मेथड के थ्रू, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दो ये प्रिज्म यूज़ करके हम वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। द लाइट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। टू सच प्रिज्म आर यूज इन बाइनोक्यूलर्स। ये बाइनोक्यूलर्स में दो ऐसे प्रिज्म यूज़ हो रहे हैं जिसमें ये लाइट रे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है और जो भी हमारा इसका पर्पज़ है इस इंस्ट्रूमेंट से देखने का वो हमारा फुलफिल हो रहा है। मेन डिस्कशन यही है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। सेकंड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हमारी टेलीकम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड के साथ इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। इसके अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज़ हो रहा है। ये इसकी शेप क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर की पिक्चर है कि जिसमें ये फाइबर्स हैं और इन फाइबर की थिकनेस जो है वो हमारे जो हेयर हैं उसके साइज़ की होती है और ये बने होते हैं ग्लास के या प्लास्टिक के, और इन फाइबर्स के अंदर से लाइट रे इंफॉर्मेशन लेके ट्रैवल करती हैं। हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो स्पीड ऑफ लाइट है
वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। तो लाइट की स्पीड के साथ हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक फाइबर है कि जिसमें एक साइड से लाइट रे इंटर हुई है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, इसलिए यहाँ पे ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर गई है। और इसी तरह रिफ्लेक्ट करते करते डिफरेंट सरफेसेस, अंदर वाली जो सरफेस है उसको टच करते करते दूसरे एंड पे जो ऑप्टिकल फाइबर का दूसरा एंड होगा वहाँ से ये बाहर निकल जाएगी और इंफॉर्मेशन दूसरे एंड तक पहुँच जाएगी। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज़ कॉल्ड कोर। ये जो इनर पार्ट है ये कोर है। ये हमें पता है कि दो मटेरियल्स होने, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा जिसमें लाइट रे पास कर रही है, और दूसरे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जो इनर पोर्शन है उसको हम कहते हैं कोर, दैट कैरीज द लाइट, एंड एन आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल इज़ कॉल्ड क्लैडिंग। और ये जो आउटर शेल है इसको क्लैडिंग कहते हैं। कोर इज़ मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो कोर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्लैडिंग। ये दोनों ग्लास के हो सकते हैं और नॉर्मली दोनों ग्लास के होते हैं, और लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो कोर वाला ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 1.53, और जो क्लैडिंग वाला ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इट विल बी 1.39 हियर। वर्क कैसे करती है? लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग। एक एंड से लाइट आई है, उसने कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री को टच किया है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये लाइट इंटर ही इसी एंगल पे की जा रही है कि हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। Where is and is reflected back into the core, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है तो वापस कोर में रिफ्लेक्ट कर गई है। इन दिस वे लाइट ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन इस टाइप की हो तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा बन रहा हो, इसका मतलब है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही होगी, उसमें एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये लाइट रे आगे ट्रेवल करती जाती है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करता रहता है, और जिसके रिज़ल्ट में ये हमारी रिफ्लेक्शन जो स्ट्राइकिंग है कोर और क्लैडिंग के साथ ये लाइट रे स्ट्राइक कर रही है वो कम से कम होती है, और जिसकी वजह से एनर्जी लॉस जो है वो भी कम होता है। पाकिस्तान में भी और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ हो रही है टेलीकम्युनिकेशन के पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स ये सुनी जा सकती हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और इसमें हमें लैग फील नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हमें देर से आवाज़ आ रही हो, जैसे ही एक एंड पे कोई बात करता है तो उसकी साउंड हमारे तक फ़ौरन से पहुंच जाती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ही जो हमारे मैन टावर्स हैं वो उनका आपस में कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ होती है, और उसमें इंफॉर्मेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही होती है। The third application of light pipe is the total internal reflection is light pipe. Light pipe क्या है? इसमें thousands of optical fibers को बाउंड किया जाता है, और इससे लाइट रे पास की जाती है, और ऐसी जगह जो हमारे लिए इनएक्सेसिबल है उसको हम इजीली व्यू कर सकते हैं, और अगर हम इसके आगे लेंस यूज़ कर लें तो हम उसका इनलार्ज व्यू भी देख सकते हैं। The fourth application discussed here is endoscope. ये मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट है और इसको यूज़ किया जाता है फॉर सर्जिकल पर्पसेस। ये काफ़ी थिन सा एक पाइप है जिसमें लाइट रेज़ के थ्रू ही हम जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको देख सकते हैं, और उनके साथ कोई अगर ट्रीटमेंट है वो भी की जा सकती है। An endoscope is used to explore the interior organs of the body. स्मॉल साइज़ की वजह से ये माउथ से हम इंसर्ट करके अपने जो प्रॉपर जो हमारा टारगेट ऑर्गन है उस तक पहुंचाते हैं। स्टमक, ब्लैडर और थ्रोट की इंस्पेक्शन और उनके एग्जामिनेशन के लिए ये एंडोस्कोप यूज़ की जा सकती है।
स्टमक के लिए जो यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रोस्कोप, फॉर ब्लैडर सिस्टोस्कोप एंड फॉर द थ्रोट ब्रोंकोस्कोप। इसके अंदर दो फाइबर हैं जो ऑप्टिक फाइबर के ही बेस पे हैं, ऑप्टिकल फाइबर ही ये भी है। और दो का क्या पर्पज़ है कि एक साइड से इंफॉर्मेशन जाएगी, एक फाइबर से लाइट रेज जाएंगी और वो जाके स्ट्राइक करेंगी जो हमारा टारगेट ऑर्गन है उस पर, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी और सेकंड जो फाइबर है वो उस इंफॉर्मेशन को, उस लाइट रे को लेके वापस आएगा और उसका व्यू जो है वो हम स्क्रीन पे इजीली देख सकेंगे। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स हैव अ टाइनी कैमरा अटैच टू द एंड। अगर उसके एंड पे कैमरा अटैच हो तो उसका व्यू हम देख भी सकते हैं और उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक प्रिज्म यूज़ किया है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इस प्रिज्म का पर्पज़ क्या है कि ये लाइट रे को टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा इंटरनली। प्रिज्म से लाइट रे रिफ्रैक्ट भी कराई जा सकती है। दैट प्रिज्म will be called as the prism through which light rays refract। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगी। प्रिज्म है क्या? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास। ये ऑप्टिकल ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है विद एटलीस्ट 2 पॉलिश्ड प्लेन फेसेस, जिसकी कम अज़ कम 2 फेसेस जो हैं वो पॉलिश्ड होंगी, इंक्लाइन टूवर्ड्स ईच अदर। ये दोनों फेसेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइन होंगी, किसी एंगल पे होंगी। फॉर विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड, जिससे लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट करेगी। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म द इमर्जिंग रे इज नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइंड रे। जो इसका फाइनल रिजल्ट है, जो इमर्ज कर रही है इससे रे, ये हमारी इंसिडेंट रे के पैरेलल कभी नहीं होगी। ये हमेशा ओरिजिनल पाथ से डेविएट करेगी। ये हमारी इंसिडेंट रे है जो पी क्यू है और ये स्ट्राइक कर रही है इस फेस पे विद एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा नॉर्मल है और इसके साथ ये एंगल बन रहा है आई। इसका एक्चुअल पाथ क्या था? ये इस पाथ को फॉलो करती, लेकिन प्रिज्म का पर्पज़ यहाँ पे क्या है? ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अकर करा रहा है। तो यहाँ पे किसी भी एंगल पे ये लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी और ये डेविएशन टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, क्योंकि ये अगर हमारा एयर लाइटर मीडियम है और प्रिज्म ग्लास क्या, ये डेंसर मीडियम है। लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे ट्रांसमिट करती है तो वो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। इस नॉर्मल को अगर हम एक्सटेंड करें बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये लाइट रे इस नॉर्मल की तरफ बेंड किया। ये इसका एक्चुअल पाथ था, लेकिन ये बेंड कर गई है टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड करने के बाद इसका एंगल बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और अब ये ट्रांसमिट कर रही है इस प्रिज्म से। ई एफ ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगेन जब ये सेकंड फेस पे आके स्ट्राइक करेगी तो अब ये डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। इस फेस का नॉर्मल ये डॉटेड लाइन से शो किया गया एम, और ये इसका एक्चुअल पाथ था। ये लाइट रे इधर जाती, लेकिन ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल उस साइड पे है तो ये लाइट रे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर जाएगी, तो ये बेंड कर गई है। दिस इज़ द इमर्जिंग रे जो इस प्रिज्म से इमर्ज हुई है। अब हम अगर देखें कि लाइट रे यहाँ से आई थी, ये इंसिडेंट रे थी, और इसका जो एक्चुअल पाथ था वो ये था, इस डायरेक्शन में जाती, एच की डायरेक्शन में। लेकिन हुआ क्या है कि इसने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं किया, ये उसके पैरेलल नहीं रही, ये बेंड कर गई है, डेविएट कर गई है। ये एक्चुअल पाथ था और ये हमारा इमर्जिंग रे का पाथ है। ये हमारे पास डेविएशन है। अगर हम इसको मेजर करना चाहें, इस एंगल को हम मेजर कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से। दिस इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। टेक्स्ट बुक की भी यही सारे डिस्कशन है। द इंसिडेंट रे पी ई मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये पी ई जो इंसिडेंस रे है ये एंगल आई बना रहा है एट पॉइंट ई
एंड इज़ रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट कर गई है लाइट रे एज ई एफ, ये रिफ्रैक्टेड रे है ई एफ। द रिफ्रैक्टेड रे ई एफ मेक्स एन एंगल आर, ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल आर बना रही है विद दिस नॉर्मल इनसाइड द प्रिज्म एंड ट्रेवल्स टुवर्ड द अदर फेस, और अब इसके बाद ये दो सेकंड फेस की तरफ ट्रेवल करना इसने शुरू कर दिया। दिस रे इमर्जेस आउट फ्रॉम प्रिज्म एट पॉइंट एफ, इस पॉइंट एफ पे पहुंचने के बाद इसने इस प्रिज्म से इमिट होना है बाहर, इमर्ज करेगी बाहर की साइड पे, मेकिंग एन एंगल ई, इसका जो एंगल बनेगा विद नॉर्मल दैट इज ई, द एंगल ऑफ इमर्जेंस। Hence the emerging ray Fs is not parallel to the incident ray, ये Fs जो हमारी फाइनल इमर्जिंग रे थी ये इंसिडेंट रे PE के पैरेलल नहीं है, बट इज़ डेविएटेड, ये डेविएट कर गई है बाय एन एंगल D। इसी को हम पीछे अगर एक्सटेंड करें तो ये एंगल D है, ये एंगल D जितना डेविएट कर गई है विच इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को अगर डिफाइन करना चाहें वी कैन डिफाइन इट एज एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था उसका एंगल, एंड फाइनल पाथ और रिफ्लेक्टेड रे, और जो फाइनल पाथ है जो इमर्जिंग रे है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, इन दोनों रेज के दरमियान में जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D।